हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की हम लोग इस वीडियो में एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 5 डैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8 इज़ रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम आर फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ अ बाल्ड पर्सन। The drops splash on the head and comes to rest. Assuming equivalently that the drops cover a distance equal to their radii on the head, estimate the force exerted by each drop on the head. So friends, question number 8 में हमें कह रहा है रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। रेन ड्रॉप्स है जो कि फॉल हो रही हैं और ड्रॉप की जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है। ये जो रेडियस है वो 1 मिलीमीटर है। ठीक है, रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर एंड मास 4 मिलीग्राम, और इसकी मास हमें दी हुई है 4 मिलीग्राम, मतलब 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, आर फॉलिंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन। बॉल्ड मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो गंजा हो, जिसके सिर पे बाल नहीं हो। ठीक है, तो वैसे पर्सन के सिर पर, हेड पर वो रेन ड्रॉप्स जो है वो गिरती है विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। एंड आगे क्वेश्चन में दिया है द ड्रॉप्स स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट। और हेड पे गिरने के बाद, सपोज ये सरफेस ऑफ द हेड है पर्सन का, और हेड पे जैसे ही वो गिरती है तो वो स्प्लैश हो जाती है। ठीक है, वो रेन ड्रॉप्स फैल जाती है उसके हेड पर। एंड कम्स टू रेस्ट, और रेन ड्रॉप्स जो है उस स्प्लैश होने के बाद रेस्ट पर आ जाता है। अज्यूमिंग इक्विवेलेंटली दैट द ड्रॉप्स कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन देयर हेड। और फ्रेंड्स, जैसे ही वो हेड पर गिरेगी तो वो जो ड्रॉप्स है वो सर्कुलर रीजन में स्प्लैश होंगी। ठीक है, तो इस सर्कुलर रीजन का जो रेडियस है वो हमें रेडियस ऑफ द ड्रॉप के बराबर लेने के लिए कहा गया। मतलब जैसे ही वो ड्रॉप सिर पे गिरी तो वो सर्कुलर एरिया में वो स्प्लैश हो गई रेन ड्रॉप्स, और रेन ड्रॉप्स की जो सर्कुलर एरिया की जो सर्कुलर है, ये जो सर्कुलर रीजन है, इसकी जो रेडियस होगी वो 1 मिलीमीटर होगी। इट विल बी इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द रेन ड्रॉप्स। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड। तो ईच ड्रॉप इस हेड पर कितना फोर्स लगा रही है वो हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। हमें मास तो गिवन है, लेकिन एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना होगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इक्वेशन v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखें v² फाइनल वेलोसिटी क्या होता है? हेड पे गिरने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो रेन ड्रॉप्स का 0 हो जाता है। ठीक है, इनिशियली वो 30 मीटर पर सेकेंड से रेन ड्रॉप नीचे गिर रही थी, तो u² विल बी 30 का स्क्वायर डेट इज़ 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है रेन ड्रॉप का? 1 मिलीमीटर। हेड पे गिरने के बाद जो रेन ड्रॉप्स का डिस्प्लेसमेंट होता है वो 1 मिलीमीटर। तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ फ्रेंड्स, यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी -900/2 इंटू 10⁻³ इट मीन्स -450 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि ये एक्सेलरेशन नहीं, हेड पे गिरने के बाद डी एक्सेलरेशन लग रहा होगा रेन ड्रॉप्स पर, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो है उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड थी, फाइनल 0 हो गई, तो उस पर डी एक्सेलरेशन लगेगा, देयरफॉर माइनस साइन इज प्रेजेंट हियर। तो अब हम लोग देखेंगे देयरफॉर फोर्स विल बी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास ऑफ द रेन ड्रॉप कितना है? 4 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000, राइट। अब एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो 450 इंटू 10⁻³ 10⁻³ -3 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.8 न्यूटन। So friends, this is the answer of question number 8. Now let's move to question number 9. So friends, question number 9 is a particle of mass 0.3 kg is subjected to a force F equal to -kx with k equal to 15 Newton per meter. What will be the initial acceleration if it is released from the point x equals to 20 centimeter? So friends, question number 9 में हमें एक पार्टिकल दिया हुआ है जिसकी मास है 0.3 kg। सपोज ये एक पार्टिकल है, इसका मास गिवन है 0.3 kg। ठीक है, इस सब्जेक्टेड टू अ फोर्स F इक्वल टू -kx। इस पर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, F इक्वल टू -kx। इस टाइप का एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल पर।
विथ के इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर, और के की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है 15 न्यूटन पर मीटर, राइट। व्हाट विल बी इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ पॉइंट एक्स इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो हमें पार्टिकल की इनिशियल एक्सेलरेशन बतानी है जब ये पार्टिकल x इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट मीन्स 0.2 मीटर। तो जब ये पार्टिकल 0.2 x इक्वल टू 0.2 मीटर पर होगा तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब जस्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 0.2 मीटर। तो पहले हम लोग फोर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ k इंटू एक्स, ठीक है। तो k की वैल्यू है 15 इंटू एक्स की वैल्यू है 0.2, ठीक है। तो 15 इंटू 0.3 इट विल बी 3 न्यूटन, राइट। और एक्सीलरेशन क्या होता है F बाई एम। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन बाई मास, मास कितना 0.3 kg, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 इज बोथ द स्प्रिंग्स शोन इन फिगर आर अनस्ट्रेच्ड इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x एंड रिलीज्ड व्हाट विल बी द इनिशियल एक्सेलरेशन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 का पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये ब्लॉक है ऑफ मास m, ये दो स्प्रिंग से अटैच्ड है। एक स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और दूसरे स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, और ये दोनों स्प्रिंग जो है वो फिक्स्ड वॉल से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो इनिशियली ये स्प्रिंग जो है दोनों स्प्रिंग अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है। तो हमें क्वेश्चन में करा है इफ़ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x। सपोज ये ब्लॉक को अगर हम लोग x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करते हैं और तब वहाँ से रिलीज़ कर देते हैं तो उस समय उसकी जस्ट इनिशियल एक्सेलरेशन कितनी होगी, मतलब जस्ट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंड्स पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं कि उससे हम लोग x डिस्प्लेसमेंट जब हम लोग आगे लेके गए, सपोज इस तरीके से ये ब्लॉक मास m है और ये जो है दूसरा स्प्रिंग वो x डिस्टेंस कंप्रेस हो गया होगा, ठीक है। ये K1 ये K2 ये यहाँ पर था पहले और वो अब x डिस्टेंस कुछ यहाँ पर आ गया है, राइट। तो फ्रेंड्स ये स्प्रिंग ये ब्लॉक को जो हम लोग इस तरफ डिस्प्लेस किए हैं x यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है वो x डिस्टेंस इलोंगेट हुआ होगा, और जो सेकंड स्प्रिंग है जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है वो x डिस्टेंस कंप्रेस हुई होगी। तो स्प्रिंग जो K1 है वो कितना फोर्स लगाएगा F इक्वल टू K1x, ठीक है, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो इलोंगेट हुआ है तो स्प्रिंग अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है तो वो अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इट विल बी F इक्वल टू K2x, राइट। अब नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑन ब्लॉक ऑफ मास m हम लोग देखते हैं। तो एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू K1x और एक दूसरा फोर्स लग रहा है इस पर F इक्वल टू K2x। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिखेंगे F नेट विल बी इक्वल्स टू K1x प्लस K2x, राइट। x कॉमन करेंगे तो x इंटू K1 प्लस K2, ठीक है। और मास ऑफ द ब्लॉक कितना हमें गिवन है, मास ऑफ ब्लॉक विल बी, ये कितना गिवन है हमें m। तो देयरफॉर इनिशियल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, नेट फोर्स बाय मास। तो नेट फोर्स कितना है x इंटू K1 प्लस K2 बाई मास m। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 इज a small block B is placed on another block A of mass 5 kg and length 20 cm. Initially the block B is near the right end of the block A. A constant horizontal force of 10 Newton is applied to the block A. All the surfaces are assumed frictionless. Find the time elapsed before the block B separates from block A. So friends पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 का डायग्राम बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ए में हमारे पास कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है जिसमें ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। ब्लॉक ए की लेंथ जो है वो हमें 20 सेंटीमीटर दी हुई है और ब्लॉक ए का जो मास है वो हमें 5 kg गिवन है, ठीक है। ब्लॉक ए पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड हो रहा है। तो हमें क्वेश्चन में करा है इनिशियली द ब्लॉक बी इज़ नियर द राइट एंड ऑफ ब्लॉक ए। इनिशियली जो ब्लॉक बी है वो ब्लॉक ए के राइट एंड पर, मतलब
राइट साइड पर वो ब्लॉक बी बैठा रहता है ब्लॉक ए पर, ठीक है। अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाई हो रहा है। ऑल द सर्फेसेस आर अज्यूम्ड फ्रिक्शनलेस। जितनी भी सरफेस है, मतलब चाहे ये वाली सरफेस हो गई, ये भी स्मूथ है, ठीक है, और इन दोनों ब्लॉक के बीच का भी जो सरफेस है वो भी स्मूथ है, मतलब इन दोनों ब्लॉक के बीच में भी कोई फ्रिक्शन नहीं है और ज़मीन और ब्लॉक ए के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। फाइंड द टाइम इलेप्स्ड बिफोर द ब्लॉक बी सेपरेट्स फ्रॉम ब्लॉक ए। तो कितने समय बाद ब्लॉक बी जो है ब्लॉक ए के साथ जो कॉन्टैक्ट है वो लूज़ कर देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन में एक चीज़ देख सकते हैं, ये कहीं भी सरफेस में कोई फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है, तो ब्लॉक भी ग्राउंड के जिस पोजीशन पर है, ग्राउंड के जिस पोजीशन के ऊपर है, ब्लॉक ए के आगे मूव कर जाने के बाद भी, सपोज़ दूसरा हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, वो ब्लॉक ए सपोज़ ऐसे है और ब्लॉक बी यहाँ पर आ जाएगा। धीरे धीरे ब्लॉक ए जैसे जैसे मूव करते जाएगा, ब्लॉक बी धीरे धीरे लेफ्ट हैंड पे आता जाएगा। तो ब्लॉक बी भी जो है सेम उसी पॉइंट पर, सपोज़ ये पॉइंट पी पर जो है, पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड, उसके अबव ब्लॉक बी था, तो जब ब्लॉक ए आगे मूव कर गया तो सेम उसी पॉइंट पी पर, पी के ऊपर ही ब्लॉक बी रहेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में फ्रिक्शन नहीं है जो ब्लॉक बी को आगे लेके जा सके। इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो ब्लॉक ये जो ए है, इसके नीचे mg लग रहा है, यहाँ पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बाय मास। तो फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना है, 10 न्यूटन, और मास ऑफ ब्लॉक ए हमें गिवन है 5 kg। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इट विल बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसको डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर, ब्लॉक ए को अपनी लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितना समय लगेगा वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो s के जगह हम लोग रखेंगे 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए कितनी थी, 0, तो u इंटू टी विल बी 0। इट विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 आई है, 2 इंटू टी स्क्वायर, हियर टी इज़ द टाइम इलेप्स्ड, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से t की वैल्यू हमारे पास आई 0.√0.2, इट मीन्स 0.45 सेकेंड्स। So friends, this is the answer of question number 11. Now let's move to question number 12. So friends, question number 12 is, a man has fallen into a ditch of width d and two of his friends are slowly pulling him out using a light rope and two fixed pulleys as shown in figure. Show that the force assumed equal for both the friends exerted by each friend on the road increases as the man moves up. Find the force when the man is at a depth h. So friends, क्वेश्चन नंबर 12 का पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। So friends, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है, a man has fallen into a ditch of width d। एक मैन है जो एक गड्ढे में गिर गया है, ठीक है, और गड्ढे की चौड़ाई d गिवन है। उस मैन को हम लोग सपोज एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि मैन बनाना हमें मतलब ड्राइंग बनाना तो उसका मुश्किल है, तो मैंने उसे ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर दिया उस मैन को। एंड टू ऑफ हिज फ्रेंड्स आर स्लोली पुलिंग हिम आउट यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू फिक्स्ड पुलिस एज शोन इन फिगर। और दो फ्रेंड्स हैं उसके जो उस मैन को बाहर निकाल रहे हैं उस डिच में से, यूजिंग अ लाइट रोप एंड टू पुलिस, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें यह कह रहा है, शो डेट द फोर्स अज्यूम्ड इक्वल फॉर बोथ द फ्रेंड्स। दोनों फ्रेंड्स जो है वो इक्वल फोर्स लगाएंगे, ठीक है, ये हमें अज्यूम करके रखना है। तो शो डेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ईच फ्रेंड ऑन द रोड इंक्रीजेस एज द मैन मूव्स अप। जैसे जैसे ही ये मैन ऊपर मूव करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे ये दोनों पर्सन्स को ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगाना होगा रोड पर, ताकि ये मैन को उठा सके। ये हमें इस बात को प्रूफ करना है, इस बात को दिखाना है, शो करना है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैन ये h हाइट ऊपर आ जाता है, ये सपोज ये मैन जब h हाइट ऊपर आ जाता है, तो ये दोनों पर्सन को कितना फोर्स लगाना होगा इस मैन को उठाने के लिए, सेकेंड पार्ट में हमें वो फाइंड आउट करना है। सो फ्रेंड्स, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक यहाँ पर एक ऐसे नॉर्मल लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
तो सपोज़ ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये डी विड्थ का डिच है और मैन जो है वो सेंटर पे अज्यूम किया गया, सेंटर पे ही गिरा है, तो ये d/2 तो एंगल भी थीटा थीटा सेम होगा। तो ये थीटा एंगल, ये थीटा एंगल, दोनों फ्रेंड्स सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये हमें अज्यूम करने के लिए कहा गया। तो एफ दोनों न्यूटन दोनों फोर्स लगा रहे हैं। तो इसमें टेंशन जो इस स्ट्रिंग में डेवलप होगी वो भी एफ न्यूटन के बराबर होगी। टेंशन का कंपोनेंट अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग देखेंगे, इट विल कम आउट 2f cos थीटा, ठीक है, एक के कारण f cos थीटा प्लस f cos थीटा, इट विल कम आउट 2f cos थीटा। और दोनों के कारण जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट ऑफ फोर्स होगी वो f sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी। तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हम लोग कंसिडर करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये मैन को ऊपर उठाना है तो 2f cos थीटा जो नेट फोर्स लग रहा है इस मैन पर इन वर्टिकल डायरेक्शन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेट ऑफ द मैन, दैट इज mg, ठीक है। तो f शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/2 cos थीटा, ठीक है। अब फ्रेंड्स हम लोग एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, mg/2 इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि मास ऑफ द मैन इज कांस्टेंट, सो इट्स वेट विल बी कांस्टेंट एंड mg/2 विल बी कांस्टेंट। तो फ्रेंड्स ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको सपोज हम लोग k से डिनोट कर देते हैं, तो f मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू k/cos थीटा, ठीक है। अब फोर्स की डिपेंडेंसी ऑन cos थीटा वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या मिला कि f इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ठीक है। और जैसे जैसे ये मैन ऊपर उठते रहेगा तो ये थीटा की भी वैल्यू बढ़ते रहेगी, ठीक है। जैसे जैसे ये मैन ऊपर उठ रहा है तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करना, हॉरिजॉन्टली होते जाएगा दोनों साइड से स्ट्रिंग, तो ये थीटा की वैल्यू बढ़ते जाएगी। तो cos थीटा की अगर वैल्यू बढ़ती है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, थीटा की अगर वैल्यू बढ़ती है तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती है, राइट। और अगर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होने लगेगी। इट मीन्स फोर्स धीरे धीरे बढ़ने लगेगा एज थीटा इंक्रीजेज। और थीटा कब इंक्रीज होगा, जब मैन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करेगा। अगर मैन अपवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो फोर्स भी बढ़ रहा है, फोर्स अगर बढ़ेगा तो दोनों फ्रेंड्स को ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी जैसे जैसे मैन ऊपर आते जाएगा। और दोनों पर्सन फोर्स का कैसे लगाएंगे, जब वो ज़मीन पर फ्रिक्शनल फोर्स उनको उतना मिल रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रूफ कर देते हैं, हेंस हम लोग क्या लिखेंगे, द फोर्स exerted by each friend on the road increases as the man moves up, moves up। तो ये बात हम लोग ने प्रूव कर दी, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द फोर्स व्हेन द मैन इज एट अ डेप्थ h। जब मैन जो है वो डेप्थ h पर है तो फोर्स इन दोनों पर्सन को कितना लगाना पड़ेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, ये ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन रहा होगा जिसका हाइट यहाँ पर नीचे h डेप्थ पर है। ये मैन है जिसका मास m है, मैंने उसे ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है। और ये एक वर्टिकल लाइन जो मैंने कंस्ट्रक्ट की थी, ये थीटा एंगल और ये थीटा एंगल, ठीक है। ये इसको अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ये एक ट्रायंगल का रूप लेगा, ये ट्रायंगल बना। अब ये h हाइट है तो ये वाली वर्टिकल की हाइट h होगी और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था d, राइट। विड्थ ऑफ द डिच था d, तो ये d/2, ये स्मॉलर डिस्टेंस, और वैसे ही सेम टू सेम ये भी d/2, राइट। अब फ्रेंड्स हम लोग ये जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ देखते हैं वो कितना होगा एट हाइट h। तो दोनों स्ट्रिंग की लेंथ सेम होगी। तो ये ट्रायंगल हम लोग देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें बेस की वैल्यू है h, परपेंडिकुलर की वैल्यू d/2 और हमें हाइपोटेनस की वैल्यू चाहिए। तो हाइपोटेनस यहाँ पर मैं L लिख देता हूँ, L विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
दैट इज़ डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। एल जो है लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, ठीक है, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ है एल, राइट। तो अब फ्रेंड्स फोर्स हमारे पास क्या आया था, डेट फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एम जी बाई 2 कॉस थीटा। तो मिनिमम फोर्स क्या होगा, एम जी बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि जो फोर्स है वो इस वैल्यू से बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए ताकि ये मैन को उठा सके। तो अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू देखते हैं, वो कॉस थीटा कितनी होगी। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनस, डेट इज बेस बाई दिस लेंथ एल। ठीक है, तो बेस कितने लेंथ का है, एच। इस ट्रायंगल के लिए हम लोग देखेंगे तो बेस कितने लेंथ का है, एच, राइट। तो यहाँ पर एच बाई ये एल की वैल्यू कितनी है, रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर बाई 2। तो रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर और बाई 2 नीचे ऊपर आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2h। इट मीन्स 2h बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू इतना आ गया, राइट। अब हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एफ की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो देयरफॉर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एफ विल बी इक्वल्स टू एम जी बाई 2 कॉस थीटा। इट मीन्स एम जी बाई 2 कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 2h बाई रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली हमें फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम जी बाई 4h इंटू रूट अंडर 4h स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमें फोर्स की वैल्यू आ गई एट अ डेप्थ h। सो फ्रेंड्स दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। सो फ्रेंड्स आज की हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चंस को किया है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तब तक आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इफ़ योर डाउट गेट्स क्लियर्ड बाय माय वीडियोस देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।